जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव रिस्पिरेटरी डिजीज। लंग वॉल्यूम्स के बारे में आपको पता है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। ये पहले कभी नाम सुने हुए हैं ये वाले? हेलो। जी सर, सुने हुए ना। चलें ठीक है, अभी इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्या चीज़ है टोटल लंग कैपेसिटी, क्या होता है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लंग, द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द लंग एट द एंड ऑफ मैक्सिमल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जितनी भी एयर लंग्स के अंदर होती है उस चीज़ को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? Volume which can be inspired beyond a restful inspiration is called inspiratory reserve volume। यानी कि टाइडल वॉल्यूम के ओवर एंड अबव, टाइडल वॉल्यूम के ओवर एंड अबव जो भी हम एयर इंस्पायर करते हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ब्रेथ यूजुअली एट रेस्ट, दैट मीन्स नॉर्मली यूजुअली विच वी inhale or exhale, that is called tidal volume and it is normally about 500 ml। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कौन सी होती है? द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर अ टाइडल ब्रेथ आउट, द अमाउंट ऑफ एयर दैट स्टेज इन द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी कि नॉर्मली जिस वक्त हम सांस ले रहे होते हैं और हम एयर को एक्सपायर करते हैं, एक्सपायर करने के बाद यानी कि हद से ज़्यादा एक्सपायर नहीं करना, नॉर्मली जितनी एयर हम एक्सपायर करते हैं उसके बाद जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी वेंटिलेटेड इन अ सिंगल ब्रेथ। यानी कि maximum air which we can inhale and maximum air which we can exhale। यानी कि टोटल जो एयर होगी उसको हम नाम देंगे वाइटल कैपेसिटी का। यानी कि वो एयर वॉल्यूम विच कैन बी exchange during a maximal inspiration or expiration। inspiratory capacity, the maximal volume that can be inspired following a normal expiration। यानी कि एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना हम एक्स्ट्रा एयर को अंदर इनहेल कर सकते हैं उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ओवर एंड अबव द नॉर्मल इंस्पायरेशन विच वी कैन इनहेल, दैट इज इंस्पायरेटरी capacity। expiratory reserve volume, volume which can be expired beyond a restful expiration। expiratory reserve volume कौन सा होता है? जिसको हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ओवर एंड अबव जो हम बाहर एक्सपायर कर सकें उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपायरेशन। यानी कि जोर के साथ जितनी भी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं, निकालने के बाद भी जो एयर बच जाती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। ठीक है। फुल अपनी कोशिश करने के बावजूद जितनी हम एयर को बाहर निकाल सकेंगे, निकालने के बाद जो एयर लंग्स के अंदर बच जाती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन फोर्सेबली बी ब्लोन आउट आफ्टर फुल इंस्पायरेशन मेजर्ड इन लीटर्स। यानी कि फुल इंस्पायरेशन के बाद जो एयर हम बाहर ब्लो आउट करते हैं उसको फोर्स वाइटल कैपेसिटी का नाम दिया जाता है और उसको किस में मेजर किया जाता है? लीटर्स में। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जिसको FEV1 का नाम दिया जाता है। ठीक है। इन फर्स्ट सेकेंड में जो हम एक्सपायर करते हैं उस एयर के बारे में बात हो रही है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन फोर्सिबली ब्लोन आउट इन द फर्स्ट सेकेंड ड्यूरिंग FVC मैनवर मेजर्ड इन लीटर्स। यानी कि आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन जब हम
एयर को बाहर ब्लो करते हैं, ठीक है, उस 1 सेकंड के हम अंदर जितनी एयर बाहर ब्लो करेंगे उसको FeV1 का नाम देंगे, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द 1 सेकंड। फर्स्ट सेकंड के अंदर जितनी एयर को हम बाहर एक्सपायर करेंगे। FeV1 by FVC, इस रेशो इसकी हम रेशो निकालते हैं, ठीक है। इन हेल्दी अडल्ट्स दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 75 to 80%, ये इसकी नॉर्मल रेशो है FeV1 by FVC। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? 75 to 80%। इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज, एस्थमा, COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, यानी कि दीज आर द ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज। FeV1 is decreased because of increased airway resistance to expiratory flow and FVC may be increased or increased, ठीक है। इसमें क्या होगा? FeV1 by FVC जो रेशो है वो डिक्रीज हो जाएगी 80% से कम होके 75% से कम होके 74, 70 तक आ जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। For instance, by air trapping in the emphysema, FeV1 by FVC is decreased less than 80%, often 45%, यानी कि 80% से कम होगी, कम होते होते कहाँ तक आ सकती है? 45% तक आ सकती है। In restrictive diseases such as pulmonary fibrosis, the FeV1 and FVC are both reduced. जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज होंगी उसमें FeV1 और FVC दोनों कम हो जाएंगे, ठीक है। जब दोनों कम हो जाएंगे, दोनों की प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, यानी कि FeV1 भी कम हो रहा है, FVC भी कम हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि प्रोपोर्शनली एंड द FeV1 by FVC वैल्यू में बी नॉर्मल और इवन इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड लंग कंप्लायंस। लंग कंप्लायंस कम होने की वजह से क्या होगा? FeV1 by FVC जो रेशियो होगी ऑलमोस्ट नॉर्मल उतनी रह जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों चीजें कम हो रही हैं, दोनों की, क्योंकि हमने रेशियो निकालनी है। रेशियो में FeV1 भी कम हो रहा है और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी कम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए उतना ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे 20 डिवाइडेड बाय 10 कर लें, ठीक है, तो उसकी जो रेशियो आएगी, इसी तरह अगर 10 को 5 से डिवाइड कर लें, यानी कि हमने जो वैल्यूज हैं वो तो कम की, लेकिन दोनों की जो रेशियो है ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी इसमें, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सपायरेशन डिक्रीज FeV1, जब FeV1 डिक्रीज होगा तो FeV1 by FVC जो रेशियो है वो भी कम हो जाएगी। इंक्रीज कंप्लायंस और इलास्टिसिटी, इसमें क्या होगा? इलास्टिसिटी या जो कंप्लायंस है वो ज्यादा हो जाएगी। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियोलाइटिस है, एस्थमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस जगह पे हम इनको कंपेयर करते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मेजर चेंजेस इसमें क्या आती हैं लंग्स के अंदर? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हाइपरप्लेशिया एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो स्मूथ मसल्स हैं उसका हाइपरप्लेशिया होगा, और उसके अलावा हाइपरप्लेशिया एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस ग्लैंड, यानी कि जो म्यूकस की ग्लैंड्स हैं उनका हाइपरप्लेशिया होगा, उनका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और म्यूकस प्रोडक्शन एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होता है? टोबैको स्मोकिंग की वजह से होगा एंड एयर पोल्यूटेंट्स। सिम्टम्स क्या होंगी? प्रोडक्टिव कफ, क्योंकि म्यूकस ज्यादा बन रही है, म्यूकस ज्यादा बनेगी तो कफ होगी। कफ ने काम क्या करना होता है? ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ने काम क्या करना है? जो अंदर सिक्रीशंस बन रही हैं उनको लंग्स से बाहर एक्सपेक्टोरेट करना है, उनको लंग्स से बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्रोडक्टिव कफ होगा। उसके बाद बात करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस की, डायलिटेशन एंड स्कारिंग ऑफ द एयरवे। इसमें क्या होगा? जो एयरवेज होंगे वो डायलेट हो जाएंगे और उसके अलावा उनकी स्कारिंग हो जाएगी, ठीक है। जो नॉर्मली उनमें कौन से टिश्यूज होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से स्मूथ मसल्स डैमेज होंगे, डैमेज होने के बाद वो स्कार टिश्यूज में चेंज हो जाएंगे। होता क्यों है? परसिस्टेंट स्वीयर इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस की जो कॉज है, ठीक है, परसिस्टेंट स्वीयर इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन बहुत स्वीयर हो और काफी देर तक
परसिस्ट करे, काफी देर तक रहे। सिम्टम्स इसमें क्या होंगी? कफ, पुरुलेंट स्पूटम, पुरुलेंट होता है पस, जिसके अंदर पस हो, ठीक है, स्पूटम के अंदर अगर पस रेशा वगैरह आ रहा हो, एंड फीवर, और उसके अलावा फीवर होगा। फीवर क्यों होगा? इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो कौन सा होगा? फीवर की सूरत में। उसके बाद बात करते हैं एस्थमा, स्मूथ मसल हाइपरप्लेशिया। ब्रोंकिएक्टेसिस में किस चीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में किस चीज का हाइपरप्लेशिया हो रहा है? म्यूकस प्रोडक्शन करने वाले ग्लैंड्स का, ठीक है। एक तो उनकी म्यूकस प्रोडक्शन एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरे नंबर पे उनका साइज में इजाफा हो रहा है। एस्थमा में क्या होगा? स्मूथ मसल हाइपरप्लेशिया होगा, स्मूथ मसल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। एक्सेसिव म्यूकस, इसमें म्यूकस ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगी, एंड इन्फ्लेमेशन, और जो एयरवेज होंगे उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। ये तीनों चीजों की वजह से मसल्स का जब हाइपरप्लेशिया होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ल्यूमन होगा वो कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सी चीज आ गई है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जब होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी क्या होगा? जो ल्यूमन होगा, यानी कि जो रास्ता होता है नाली के दरमियान, ठीक है, वो कम रह जाएगा। एक तो दो मैकेनिज्म के थ्रू जो ल्यूमेन है वो कम हो रहा है, और तीसरे नंबर पे क्या है? एक्सेसिव म्यूकस, म्यूकस प्रोडक्शन होगी। म्यूकस ने क्या करना है? और ब्लॉकेज कर देनी है एयरवेज की। जब ब्लॉकेज होगी तो सांस लेने में फिर दुश्वारी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। होता क्यों है? इम्यूनोलॉजिक और आइडियोपैथिक, दो कॉजेज हो सकते हैं। या तो इम्यूनोलॉजिक कॉज हो सकती है, ठीक है, एटोपिक इंडिविजुअल्स के अंदर, या आइडियोपैथिक जिसके में कोई कॉज का पता ना हो, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगी? एपिसोडिक विजिंग, कफ एंड डिस्पनिया। इसमें एपिसोड्स होंगे, यानी कि जब स्पेसिफिक एलर्जन को पेशेंट एक्सपोज होगा उस वक्त क्या होगा? प्रोडक्टिव कफ होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफ होगी और विजिंग होगी। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा एयर स्पेस इनलार्जमेंट, यानी कि एल्विलाई जो होंगे, नॉर्मली एल्विलाई के दरमियान वॉल्स होती हैं, ठीक है, ग्रेप्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान में वॉल्स होती हैं। लेकिन एम्फाइसीमा में क्या होगा? जो काफ़ी सारे एल्विलाई एक ग्रेप की शक्ल में, ग्रेप जिस तरह अंगूरों का गुच्छा होता है इस शक्ल में होते हैं, उनकी जो दरमियान में वॉल होती है जो उनको सेपरेट कर रही होती है एक दूसरे से, वो वॉल्स आस्ता आस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी तो एक बड़ा सा यानी कि उनकी दरमियान वाली वॉल खत्म होने की वजह से एक बड़ा सा बलून बनेगा, ठीक है। जो एयर स्पेस होगी वो बड़ी बड़ी बन जाएंगी। जब बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस बन जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर एयर जो ऑक्सीजनेशन ब्लड की नहीं होगी, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो हाइपोक्सिया होगा, डिस्पनिया होगा, ठीक है। काज इसकी क्या होती है? टोबैको स्मोकिंग पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल 5 ईयर, 10 ईयर या 20 ईयर के लिए कोई स्मोकर है, ठीक है, उन लोगों में ये वाली कंडीशन हो सकती है। दूसरे नंबर पे कौन सी हो सकती है? जेनेटिक्स। जेनेटिक में कैसे हो सकती है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से ये वाली प्रॉब्लम एम्फाइसीमा हो सकता है। सिम्टम्स डिस्पनिया एंड वॉल डिस्ट्रक्शन। जी कौन बोल रहा है? इसमें डिस्पनिया हो सकता है और जो वॉल हो सकती है उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, एल्विलाई की जो वॉल्स हैं, ठीक है। इनकी थोड़ी थोड़ी आगे डिटेल हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज पहले हमने पढ़ी है, ऑब्स्ट्रक्टिव, अभी बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव की। रिस्ट्रिक्टेड लंग एक्सपांशन, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी लंग्स को एक्सपांड करने में, एक स्पेसिफिक एरिया में ही वो एक्सपेंड करेगा, उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल हम फोर्सफुली भी अगर सांस अंदर लेके जाएंगे तो वो एक लिमिट के आगे एक्सपेंड नहीं कर सकेगा। रिस्ट्रिक्टेड इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, यानी कि इसकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं वैल्यू तक, उससे ज़्यादा ना तो बंदा इंस्पायर कर सकेगा ना ही एक्सपायर कर सकेगा। डिक्रीज FEV1, डिक्रीज FVC, FEV1 बाई FVC में भी नॉर्मल और इंक्रीज, ठीक है। ये नॉर्मल भी हो सकती है या इंक्रीज भी हो सकती है। इसमें क्या है? कंप्लायंस विल बी डिक्रीज, इलास्टिसिटी विल इंक्रीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है ना, इसमें इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी। इंटरस्टिशियल डिजीजेज, इंटरस्टिशियल डिजीजेज में कौन कौन सी डिजीज आएंगी? निमोनिया, फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स इन केस ऑफ एस्बेस्टोसिस,
एंड सिलिकोसिस। निमोकोनियोसिस पढ़ा है ना? अगर नहीं पढ़ा तो सुन ले। एस्बेस्टोसिस हो सकता है या सिलिकोसिस हो सकता है कोल माइन वर्कर्स में, ठीक है। उसके अलावा जो सीमेंट वगैरह के इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, पोट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में, इन एरियाज में जो लोग काम करते हैं उनमें सिलिकोसिस हो सकता है। एस्बेस्टोस वाली फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं या ऐसी जगह जिस जगह पे एस्बेस्टोस का यूज होता है उन एरियाज में जो काम करते हैं उनमें फाइब्रोसिस हो सकती है लंग्स की, प्लूरा सर की। स्मोकर्स भी तो होती है ना? जी? स्मोकर सर, एस्बेस्टोसिस में। किसमें? एस्बेस्टोसिस में सर। वो तो होगा ना, अगर स्मोकर होगा तो उसमें एस्बेस्टोसिस के थ्रू जो बीमारी के प्रोग्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन नॉन स्मोकर्स में भी एस्बेस्टोसिस होती है। सही है सर। सिगरेट के अंदर तो एस्बेस्टोस नहीं ना होता। अगर किसी सर ऐसे एरिया में, ऐसी फैक्ट्री में, ऐसी जगह पे, ऐसी इंडस्ट्री में काम करेगा जिस जगह पे एस्बेस्टोस होगी, एस्बेस्टोस से उसका एक्सपोजर होगा, ठीक है, उस वक्त ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल जो नॉन स्मोकर होंगे अगर उनके अंदर फाइब्रोसिस या कार्सिनोमा डेवलप होने के 2% चांसेस हैं इनके, लेकिन स्मोकर्स में क्या होगा कि उसके डेवलप होने के जो चांसेस है 10%, मे बी 15%, यानी कि उनमें जो चांसेस हैं, रिस्क है, वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, ठीक है। जी सर। रिस्ट्रिक्शन टू ब्रीदिंग निमोथोरेक्स, यानी कि कौन सी दूसरी डिजीज है जिसमें ब्रीदिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? निमोथोरेक्स, यानी कि जो प्लूरा है, प्लूरा के अंदर अगर एयर इकट्ठी हो जाए, जब एयर इकट्ठी हो जाएगी तो वो लंग्स को कंप्रेस करेगी, लंग्स एक्सपैंड होके एयर को रिसीव नहीं कर सकेंगे, जब एयर को रिसीव नहीं करेंगे तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा मेलफॉर्मिटीज, मेलफॉर्मिटीज मीन्स अगर लंग ठीक तरीके से बना ही ना हो सिरे से, ठीक है, ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ अगर लंग की जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट तरीके से नहीं हो तो उसको मेलफॉर्मिटीज बोलते हैं। और फ्रैक्चर्स, और इन केस ऑफ फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल अगर रिब फ्रैक्चर हो गया है, रिब फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा कि जब भी पेशेंट इंस्पायर करेगा तो पेन होगी, ठीक है, तो पेशेंट कोशिश करेगा कि कम से कम इंस्पायर करे, ठीक है, जितना कम हो सके वो अपने इंस्पायरेशन को एक लिमिट तक महदूद कर लेगा, अगर उससे ज़्यादा करेगा तो ऑफ कोर्स उसको पेन होगी, ठीक है, उसको प्लूरेसिक बोलते हैं। उसके बाद डिजीजेज ऑफ प्लूरा, और प्लूरा की जो कुछ डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल फाइब्रोसिस है, मिजोथेलियोमा है, ठीक है, या प्लूरा का जो ट्यूमर है उसमें ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती हैं। साइंस इसमें क्या होंगे? डिस्पनिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, कोर पल्मोनेल हो सकता है यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू पल्मोनरी डिजीज, यानी कि लंग की डिजीज की वजह से लंग का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है, उसको कोर पल्मोनल बोलते हैं। ये कुछ फ्लो वॉल्यूम कर्व्स दी हुई हैं, इनको देखिएगा, आपको काफी हद तक इससे आइडिया हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एस्थमा की। एस्थमा क्या चीज है? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द ब्रोंकाई लीडिंग टू spasmodic occlusion and hyperproduction of the viscous mucus, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, होती किस वजह से है? किसी भी एलर्जन की वजह से होती है, एटोपी की वजह से होती है, ठीक है, या नॉन एलर्जिक साइकोजेनिक हो सकता है, ठीक है, न्यूरोजेनिक हो सकता है। जब भी पेशेंट मोस्टली होता है किसकी वजह से? एलर्जी की वजह से होता है, जो एस्थमा होता है ना, इम्यूनोलॉजिक प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। इसमें क्या होगा कि जब भी पर्सन उस स्पेसिफिक एलर्जन से एक्सपोज होगा, फर्स्ट टाइम जब भी एक्सपोज होगा उस टाइम पे उसको इतने साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे, जब सेकंड टाइम एक्सपोज होगा तो पर्सन की जो बॉडी होगी उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार कर चुकी होगी, ठीक है। जब भी दोबारा कभी उस एलर्जन से वास्ता पड़ेगा, उस एलर्जन से एक्सपोज होगा, तो ये जो एंटीबॉडीज होंगी मास्ट सेल के ऊपर इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उस जगह पे एफसी पोर्शन पे जाके ये बाइंड हो जाएंगी। इसका जो एफसी पोर्शन है जाके उस जगह पे बाइंड हो जाएगा मास्ट सेल के ऊपर। मास्ट सेल के ऊपर बाइंड होने के बाद क्या होगा? जो एंटीजन होंगे वो इन आके एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेंगे। जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेंगे तो मास्ट सेल रप्चर हो जाएगा। जब मास्ट सेल रप्चर हो जाएगा तो मास्ट सेल के अंदर जो साइटोकाइंस हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन्स, हिस्टामिन, ठीक है, ये ब्रेडिकाइनिन
ये सारे रिलीज होंगे। जब ये रिलीज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो फ्लशिंग होगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी किसके अंदर, लंग्स के अंदर। दूसरे नंबर पे जो वेजोडाइलेशन होगी, और क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि जो एयरवेज होंगे वो नैरो हो जाएंगे। नैरो होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को डिस्पनिया होना स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में तंगी होगी। सांस लेने में जब तंगी होगी तो पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये वही ट्रिगर्स लिखे हुए हैं कि किसी भी तरह का कोई ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, एलर्जन हो गया, कुछ स्पेसिफिक वर्क, फॉर एग्जांपल किसी को पेंट से एलर्जी होगी, यानी कि जिस तरह की चीज़ से भी, मेडिकेशन से किसी को एलर्जी हो सकती है, फूड एडिटिव से एलर्जी हो सकती है किसी को, फॉर एग्जांपल मछली से एलर्जी है, चॉकलेट से एलर्जी है, ठीक है, पॉपकॉर्न से एलर्जी, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। पोल्यूटेंट्स, फॉर एग्जांपल किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से किसी को एलर्जी हो सकती है, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से स्ट्रेस एंड इमोशंस, कोल्ड एयर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स वगैरह, ठीक है, या जो पेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से किसी ना किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि कोई भी ट्रिगर हो सकता है। जब भी ये स्पेसिफिक ट्रिगर, हर पेशेंट जो होता है ना, एस्थमेटिक पेशेंट, उसमें कोई ना कोई ट्रिगर डिफरेंट होता है, हर एक का ट्रिगर जो होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा, साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे, डिस्पनिया, वीजिंग। वीजिंग होगा जब हम स्टेथोस्कोप उसके बैक पे रखेंगे तो हमें स्पेसिफिक साउंड सुनाई देगी, ठीक है। जब वो सांस लेगा एक स्पेसिफिक वीज सुनाई देगी, उसको वीजिंग बोलते हैं। कैचिंग फॉर द एयर, काफ, विस्कस स्पूटम होगी, काफ करेंगे तो उसमें विस्कस स्पूटम यानी कि म्यूकस आएगी स्पूटम के अंदर, साइनोसिस होगा। उसके बाद टेकिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, चेस्ट पेन होगा। ये देखें, ये नॉर्मल एल्विलाई शो किए गए हैं, ठीक है। नॉर्मल एल्विलाई में क्या डिफरेंस है कि एयरवेज बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, बट देखते जाएं, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। इसमें क्या होगा, जो मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, ठीक है। जो ग्लैंड्स हैं उनका साइज भी आप देखें बढ़ गया है। जब ये ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, हाइपरप्लेशिया हो जाएगा, तो इनकी सिक्रीशंस भी इंक्रीज हो जाएंगी। जब इनकी सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी, वो सिक्रीशंस प्लग बनाना स्टार्ट कर देंगी। जब प्लग बनाएंगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। सेम थिंग इंटरल्यूकेंस, ठीक है, हिस्टामिन, कीमोकाइंस, ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेंगी। उसके बाद आता है बात क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, वो भी एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें किस वजह से होता है, किसी एलर्जन की वजह से। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किस वजह से हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से। साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या होगा, एक्सपेक्टोरेटिव कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ, प्रोड्यूसिस स्पूटम, डिस्पनिया हो सकता है, विजिंग हो सकता है, चेस्ट पेन, फीवर, फटीग एंड मेलेज, ठीक है। इसमें ये वाली अलामत आएंगी। मेन इसमें आपको क्या चीज़ मिलेगी, स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलेगी लंबे अरसे तक। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है वो पिछले 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है, पिछले 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है, इस तरह की आपको हिस्ट्री मिलेगी। इम्पेयर सिलियरी मूवमेंट्स, जो हमारे एयरवे के अंदर सिलिया होते हैं, ठीक है। सिलिया क्या करते हैं कि हमारे एयरवे के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है या कोई फॉरेन एंटीजन जाता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, वो सिलिया के अंदर ट्रैप हो जाता है। और सिलिया की मूवमेंट इस तरह की होती है कि वो उसको बाहर की तरफ प्रोपेल करते हैं, यानी कि उसको नीचे नहीं जाने देंगे, उसको ट्रैप करेंगे। ट्रैप करने के बाद क्या करेंगे, उसको, उनकी मूवमेंट इस तरह की होती है कि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ प्रोपेल करेंगे, चाहे वो म्यूकस हो, स्पूटम हो, या कोई फॉरेन एंटीजन हो या फॉरेन बॉडी हो, ठीक है। इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता क्या है कि सिलियरी मूवमेंट जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करती। इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एल्वुलर मैक्रोफेजेस, जो एल्वुलाई के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है,
वो काम क्या करते हैं कि जब भी हम सांस के थ्रू कोई एंटीजन, कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर लेके जाते हैं तो उसको इनगल्फ करेंगे और उसको किल कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन चल रही है तो आहिस्ता आहिस्ता जो मैक्रोफेजेस हैं ये उनको इनहिबिट कर देगा। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, इसमें और क्या चेंज आ रही है कि इसने म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो हैं उनका हाइपरप्लेशिया यानी कि उनके साइज में इजाफा करवा देगा। उसके बाद क्या है, उनके नंबर में इजाफा करवा देगा, साइज और नंबर में। उसके अलावा हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी साइज होता है, हाइपरप्लेशिया नंबर होता है, ठीक है। और जब उनके साइज में और नंबर में इजाफा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होगी। ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होगी तो उसकी वजह से वो प्लग बनाएंगे जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक होंगे, ठीक है। और पेशेंट फ्रीक्वेंटली क्या करेगा, कफ करेगा, कफ के साथ स्पूटम में म्यूकस आएगी। कॉजेज स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसमें जब हाइपरट्रॉफी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। इरिटेशन जब भी होगी तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। स्मोकिंग के अलावा और कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, ओजोन यानी कि O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाले जो कुछ एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये क्या काज करवा सकते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। लेकिन इनके साथ जो एक्सपोजर है वो प्रोलॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा चंद सेकंड के लिए इससे एक्सपोज हुआ तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। लंबे अरसे तक एक्सपोजर चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्मोकिंग हो या ओजोन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। नॉर्मल एयरवे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिफरेंस नजर आ रहा है। ये एक नॉर्मल ओपन एयरवे है, ये देखें ये एयरवे, एक तो इसके जो मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनका हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी होने की वजह से म्यूकस ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट हो रही है। म्यूकस ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट होगी तो उसने पूरे एयरवे के अंदर म्यूकस म्यूकस नज़र आ रही है आप लोगों को, प्लग बना देगी जिसकी वजह से एयरवे जो होंगे वो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बार बार कफ करेगा, उस म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से कफ और कफ होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्फाइसीमा की। एबनॉर्मल परमानेंट enlargement and destruction of their spaces distal to the terminal bronchioles without obvious fibrosis। इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल परमानेंट enlargement and destruction of their air spaces, इसमें क्या होगा कि परमानेंट इनलार्जमेंट होगी और जो दरमियान में वॉल होगी वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से नीचे ये काम हो रहा है। विदाउट ऑब्वियस फाइब्रोसिस, इसमें फाइब्रोसिस नहीं होगी, ठीक है। प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें क्या होगा जब जो मसल जो एल्विलाई की वॉल्स हैं वो कम हो जाएंगी तो उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करने की इलास्टिसिटी है, कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर है वो भी कम रह जाएगी, क्योंकि इतनी सारी अगर वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जितनी रिमेनिंग होगी उसकी पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, ठीक है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इवेंचुअली रप्चर ऑफ द एल्विलाई, और आहिस्ता आहिस्ता वो एल्विलाई अगर जो दरमियान वाली जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होती जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है। जब भी उसमें एयर प्रेशर ज़्यादा होगा रप्चर हो जाएगी। इसके आगे टाइप्स हैं पैन एसिनार और पैन लोबार एम्फाइसीमा। द इंटायर रिस्पिरेटरी एसिनस, यानी कि एसिनस, ये वाला जो एक पोर्शन होगा इसको एसिनस बोलते हैं, ठीक है। द इंटायर रिस्पिरेटरी एसिनस फ्रॉम रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वुलाई इज एक्सपेंडेड, यानी कि अगर पूरा एसिनस एक्सपेंडेड हो तो उसको पैन एसिनार बोलते हैं, ठीक है। अकर्स मोर कॉमनली इन लोअर लोब्स, किस जगह पे कॉमन होगा, लोअर लोब्स स्पेशली बेसल सेगमेंट्स एंड एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ द लंग्स टिपिकली फॉर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। यूजुअली ये किस जगह पे होगा, बेसल साइड पे होगा, लोअर लोब में होगा, और होता किस वजह से है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये एक कंजेनिटल कंडीशन है, ठीक है। कंजेनिटली इस बच्चों में आप लोगों को ये वाला मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको लिवर के साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, क्योंकि लिवर जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी तो लिवर के अंदर भी डैमेज लिवर भी डैमेज स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी का फिर डैमेज आपको मिलेगा लंग्स के अंदर आपको एम्फाइसीमा मिलेगा ड्यू टू अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद
centroacinar or centrilobular emphysema. The respiratory bronchioles proximal and central part of the acinus. इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल पार्ट होगा ना, प्रोक्सिमल सेंट्रल पार्ट, वो एक्सपेंडेड होगा, बाकी जो इर्द गिर्द वाला जो एरिया होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा. द डिस्टल एसिनस और एल्विलाई आर अनचेंज. जो डिस्टल एल्विलाई या एसिनस होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा. अकर्स मोर कॉमनली इन द अपर लोब्स. नॉर्मली किस जगह पे होगा, अपर लोब्स. टिपिकल फॉर द स्मोकर्स. किन में होगा, स्मोकर्स के अंदर. ठीक है. अभी आप लोगों को अगर बात की जाए कि बेजल साइड पे एम्फाइसीमा है तो किस वजह से होगा, तो आप लोगों के माइंड में कौन सी चीज़ आनी चाहिए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. आपसे बात की जाए कि अपर लोब के अंदर एम्फाइसीमा यानी कि जो सेंट्री एसिनार मिल रहा है, ठीक है, एम्फाइसीमा मिल रहा है, तो किस वजह से हो सकता है, तो आपके माइंड में कौन सी चीज़ आनी चाहिए, स्मोकर्स. ठीक है, स्मोकर्स के अंदर ये कॉमन हो सकता है. एम्फाइसीमा कॉजेज इनहेरिटेड. जो इनहेरिटेड कॉज है यानी कि जेनेटिकल कॉज है वो कौन सी हो सकती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. एक्वायर्ड कॉज में कौन सी हो सकती है, सिगरेट स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन. ठीक है. साइन एंड सिम्टम्स, डिस्पनिया अपॉन एक्सर्शन. जब भी पेशेंट थोड़ा सा हैवी काम करेगा, एक्सरसाइज वगैरह करेगा, तो उसमें डिस्पनिया होगा यानी कि सांस लेने में तंगी होगी. वीजिंग, स्पेसिफिक साउंड सुनाई देगी जब हम स्टेथोस्कोप से सुनेंगे, या वैसे भी कई लोगों में आना स्टार्ट हो जाती है जब एयरवे ज़्यादा नर हो जाए. कफिंग, परस्यूड लिप यानी कि लिप की एक स्पेसिफिक शेप बना लेगा जब वो सांस लेने लगेगा, तो वो एक स्पेसिफिक शेप बनेगा, लिप्स को परस्यू करेगा. ठीक है. टू मैक्सिमाइज द वेंटिलेशन. राइट हार्ट फेलियर, आपने ये अगर इधर सामने होते तो मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा देता. आपने ये नेट पे सर्च कर लेना कि परस्यूड लिप क्या होते हैं. ठीक है. राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, क्यों हो सकता है, कोर पल्मोनेल की वजह से. ठीक है. उसके बाद हाइपोक्सिया. कोर पल्मोनेल का मैंने आप लोगों को बताया कि अगर लंग्स की डिजीजेस की वजह से लंग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो राइट हार्ट होगा उसको हार्ट लंग्स के अंदर ब्लड पंप करना होता है. ठीक है. जब लंग्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट यानी कि हाई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो ब्लड को लंबे अरसे तक पंप करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फेल होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इस वजह से राइट हार्ट फेलियर हो सकता है. हाइपोक्सिया हो सकता है. रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है. रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों हो सकता है, क्योंकि एम्फाइसीमा में एयर ट्रैप हो जाती है. किस चीज़ के अंदर, एल्विलाई के अंदर. जब एयर ट्रैप हो जाएगी वो बाहर नहीं जा सकेगी. जब बाहर नहीं जा सकेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर. जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम रिस्पिरेटरी एसिडोसिस का नाम देते हैं. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. इन्फ्लेमेटरी एंजाइम सच एज इलास्टेजेस डिस्ट्रॉय द एल्वियुलर टिश्यू. नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो इलास्टेज है और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एक एंजाइम है, इन दोनों का बैलेंस होता है. दोनों एक जैसे होते हैं. ठीक है. दोनों एक इक्विवेलेंस के साथ चल रहे होते हैं. ठीक है. ना इलास्टेज ज़्यादा होते हैं, ना ही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये ज़्यादा होता है. लेकिन अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो उसकी निस्बत इलास्टेज का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. इलास्टेज जो एंजाइम है उसने जो इलास्टिक टिश्यूज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है. एज जो होता है एंजाइम के लिए लगाया जाता है. ठीक है. इसने इलास्टिक टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देना है. Most alpha 1 antitrypsin deficiency patients do not develop clinical significant emphysema. Smoking and severely decreased alpha 1 antitrypsin deficiency levels 10 to 15% can cause emphysema at a young age. यानी कि नॉर्मली सब लोगों में ये एम्फाइसीमा कॉज नहीं करवाता है, लेकिन उनके अंदर क्लिनिकली साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होंगे, यानी कि वो पेशेंट अलामात जाहिर नहीं करेंगे. लेकिन अगर पर्सन स्मोक से एक्सपोज हो या स्मोकिंग करता हो तो उसके अंदर 10 to 15% जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं कि वो एम्फाइसीमा डेवलप करे. लेकिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से जो एम्फाइसीमा होगा वो यंग एज में होगा. ठीक है. यंग एज में जो पेशेंट है वो एम्फाइसीमा डेवलप करेगा. आपके पास एक पेशेंट आया है और उसमें क्या है, एक्सरे के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े बुल्लाज आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है. बड़े बड़े एयर स्पेसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन वो नॉन स्मोकर है, एज भी उसकी कम है. तो आपने
आपको अगर ये भी क्लू दे दिया जाए कि ये एम्फाइसीमा है तो आपसे काज पूछी जाए, काज आपने क्या बतानी है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, क्योंकि मोस्ट सबसे जो कॉमन होगी वो स्मोकिंग होगी। स्मोकिंग के बाद कौन सी आ जाती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। Alpha 1 antitrypsin deficient, alpha 1 antitrypsin coats lungs protecting them from न्यूट्रोफिल इलास्टेज, यानी कि न्यूट्रोफिल से जो इलास्टेज रिलीज होते हैं ये उनसे लंग्स को बचाती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन protects lungs from the neutrophil elastase. Neutrophil elastase produced by white blood cells to break down harmful bacteria potentially damaging to the lung if exposed. जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज होते हैं ये नॉर्मली जब बैक्टीरिया हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंटर होते हैं तो उनके लिए हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वाले एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो उनकी वॉल को तो ये डिस्ट्रॉय करते ही करते हैं, साथ में जो लंग्स की वॉल होती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, उसके इफेक्ट को जायल करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि इस इलास्टेज एंजाइम को ब्रेक डाउन कर देता है, इसको क्लीव कर देता है, इसको कट डाउन कर देता है, ठीक है। अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी, लंग्स लैक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कोटिंग लीविंग देम ओपन टू डैमेज बाय न्यूट्रोफिल इलास्टेज। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स के टिश्यूज हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसकी वजह से, न्यूट्रोफिल इलास्टेज एंजाइम की वजह से। लिवर के अंदर क्या होगा, ट्रैप्ड इन द लिवर काजिंग लिवर डैमेज। अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी तो लिवर भी इसकी वजह से डैमेज होगा। न्यूट्रोफिल इलास्टेज अनइनहिबिटेड काजिंग लंग डैमेज। एम्फाइसीमा के अंदर देखो नॉर्मली जो एयर स्पेसेस होंगी इस तरह की आपको नजर आएंगी। एम्फाइसीमा के अंदर देखो ये इनलार्ज, देखो इनके अंदर जो वॉल्स हैं, जो इनके अंदर पार्टीशंस होनी चाहिए थी नॉर्मली, वो पार्टीशंस खत्म हो गई हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है नॉर्मल और इंफर्मेटिस लंग्स के अंदर। उसके अलावा क्या होगा कि इनके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा एल्विलाई हैं, इसके अंदर एल्विलाई कम हो जाएंगे तो इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वेसल जो को उसको सराउंड करती हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल लंग। सेम चीज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में वही चीज बताएगी कि जो स्मूथ मसल्स है उनका हाइपरप्लेशिया हो जाएगा। उसके अलावा जो chronic bronchitis is a chronic inflammation and thickening of the wall of the bronchial tube which narrow them. It often induces coughing spells. जब वॉल स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, साथ में क्या होगा, जो ग्लैंड्स हैं उनकी भी हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया हो जाएगा, तो उसकी वजह से म्यूकस की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इवेंचुअली क्या होगा, जो एयर वे होगा वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी एयर वे नैरो होगा तो कफ स्टार्ट हो जाएगी, कफ रिफ्लेक्स, ठीक है। विद एम्फाइसीमा द वॉल्स ऑफ alveoli are damaged by inflammation. Alveoli can lose their natural elasticity, becomes outstretched and rupture. Several adjacent alveoli may rupture, forming one large space instead of many small ones. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। इसके बाद हम बात करते हैं सीओपीडी की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके 3 वेरिएंट हैं जो कि मिलकर सीओपीडी कॉज करते हैं, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ठीक है। A disease state characterized by presence of airflow obstruction due to chronic bronchitis or emphysema. The airflow obstruction is generally progressive. इसमें जो obstruction होगी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव होगी, इंक्रीज होगी। May be accompanied by airflow hyperactivity and may be viewed as partially reversible, यानी कि रिवर्सिबल भी हो सकती है। Combination of chronic bronchitis plus emphysema plus asthma is called COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Causes इसकी क्या हो सकती हैं, स्मोकिंग,
ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकता है, कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, सिलिकोसिस, एयर पोल्यूशन, genetics, alpha-1 antitrypsin deficiency. Other risk factors are tendency to sudden airway constriction in response to inhaled irritants, यानी कि ये अस्थमा की बात हो रही है, जब भी इरिटेंट या पोलन या क्या कहते हैं कि किसी भी एटोपिक इंडिविजुअल के अंदर स्पेसिफिक एलर्जन एंटर होगा तो उसका जो एयरवे होगा वो उसको रिस्पॉन्स करेगा बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज. Repeated lung infections, COPD as an autoimmune disease, sustained inflammation mediated by autoantibodies and autoreactive T cells. जो COPD autoantibodies की वजह से होगी, ये उसकी बात की जा रही है, ठीक है. इसमें autoreactive T cells की वजह से जो लंग्स की वॉल होंगी वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी. Pathogenesis of COPD, increased number of activated polymorphonuclear cells and macrophages produces elastases, यानी कि न्यूट्रोफिल की बात की जा रही है. न्यूट्रोफिल से क्या प्रोड्यूस होगा? इलास्टेज प्रोड्यूस होगा. इलास्टेज एंजाइम सच एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट इलास्टेज रिजल्टिंग इन लंग डिस्ट्रक्शन. इलास्टेज ने क्या करवाना होता है? लंग्स की डिस्ट्रक्शन करवानी होती है. इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स इन सिगरेट smoke, the oxidants released by the phagocytes and polymorphonuclear leukocytes all may lead to apoptosis or necrosis of the exposed cells. यानी कि ये सारे स्ट्रेस की वजह से, स्मोक की वजह से, ऑक्सीडेंट जो रिलीज होते हैं, फेगोसाइट्स से जो स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं बैक्टीरियल किलिंग के लिए, ठीक है, वो और किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? लंग्स की जो वॉल होती हैं, ठीक है, एल्वियुलर वॉल, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एपोप्टोसिस का अमल तेज करवा सकते हैं या नेक्रोसिस करवा सकते हैं, ठीक है. नेक्रोसिस होता है सेल डेथ, एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल डेथ होता है, नेक्रोसिस होता है यानी कि बाय फोर्स. पैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी, एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा 3 मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स, सेंट्रल एसिनार. क्या मसला है? किसको मसला है? क्यों बोल रहे हो? एम्फाइसीमा के 3 पैटर्न हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, ठीक है. दोबारा फिर थोड़ा सा देख लेते हैं. सेंट्रल एसिनार, पैर एसिनार एंड डिस्टल एसिनार. सेंट्रल एसिनार फोकल डिस्ट्रक्शन लिमिटेड टू द respiratory bronchioles and the central portion of the sinus associated with cigarette smoking, most severe in the upper lobes, ठीक है. सेंट्रल एसिनार मोस्ट सीवियर किस जगह पे होगा? अपर लोब में होगा. किसके साथ एसोसिएटेड होगा? स्मोकिंग के साथ. पैन एसिनाल involves the entire alveolus distal to the terminal bronchioles, develops in patients with homozygous alpha-1 antitrypsin deficiency, most severe in the lower lung zone. Distal acinal, also called paraseptal, least common form, involves distal airway structure, alveolar ducts and sacs localized to fibrosis septa or to the pleura and leads to the formation of bulla. Can result in pneumothorax. यानी कि जो डिस्टल एसिनार होगा वो न्यूमोथोरैक्स की वजह से होगा, ठीक है. उसके बाद जो पैन एसिनार होगा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होगा. सेंट्रल एसिनार स्मोकिंग की वजह से होगा. यानी अगर आपको इनमें से कोई एक दे दिया जाए तो आप उसकी कॉज इजीली बता सकते हैं कि सेंट्रल किसकी वजह से होगा, पैन किसकी वजह से होगा, डिस्टल किसकी वजह से होगा. उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं. म्यूकस ग्लैंड्स इनलार्जमेंट, यानी कि म्यूकस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होगी. एयरवे एट्रोफी, एयरवेज की एट्रोफी होगी जिसकी वजह से एयरवे नर्विंग होगी. फोकल स्क्वाइमस मेटाप्लेशिया, सिलियरी एबनॉर्मेलिटीज, वेरिएबल अमाउंट ऑफ एयरवे, स्मूथ मसल हाइपरप्लेशिया, इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग. यानी कि जो सारे फैक्टर्स हैं मिलके काम क्या कर रहे हैं? एयरवे को नैरो करते जाएंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, ठीक है. Respiratory bronchioles display a mononuclear inflammation process, lumen occlusion by the mucus plugging, goblet cell metaplasia, smooth muscle hyperplasia, and distortion due to fibrosis. Airway walls to deform and narrow the airway lumen.
सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उन्होंने सब ने मिलके, अगर स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेशिया होगा तो भी जो एयरवे होगा वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या, जो गॉबलेट सेल्स हैं अगर उनका हाइपरप्लेशिया होगा, साइज इंक्रीज होगा तो भी जो ल्यूमन होगा नैरो होगा। उसके अलावा जब गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेशिया होगा तो वो सिक्रीशन इंक्रीज कर देंगे। जब सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो प्लग बनेगा, प्लग बनने की वजह से फिर से जो एयरवे होगी वो उसकी नैरोइंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एयरवे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जितने भी इधर फैक्टर्स बताए गए सब ने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता एयरवे को ब्लॉक करते जाना है। जब एयरवे ब्लॉक होगा तो कफ होगी, उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वीजिंग होगी, ठीक है। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे, डिस्पनिया, कफ यूजुअली वर्सन इन द मॉर्निंग, स्पूटम प्रोडक्शन होगी, यानी कि सुबह के टाइम ये कफ ज़्यादा वर्स होगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है, और साथ में स्पूटम प्रोडक्शन होगी। सीओपीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वीजिंग, साइनोसिस, राइट हार्ट फेलियर, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ये इसकी अलामत होंगी सीओपीडी की। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में आगे साइलेंट सिम्टम्स में और कौन सी चीज़ें आएंगी, डिस्पनिया, वीजिंग, म्यूकस स्पूटम, रिस्पिरेटरी फेलियर, साइनोसिस, कोर पल्मोनरी, पेरिफेरल एडिमा बिकॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर, टैकिकपीनिया। राइट हार्ट फेलियर की वजह से पेरिफेरल एडिमा होगा। अगर किसी को इसके मैकेनिज्म की समझ नहीं है तो बता दें, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राइट हार्ट फेलियर की वजह से पेरिफेरल एडिमा क्यों होगा। अगर समझ आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं सीओपीडी को डेवलप करवाने के लिए। स्मोकिंग, 48 मिलियन स्मोकर्स इन यूएसए, 3000 न्यू पीपल टेक अप स्मोकिंग डेली, नियरली ऑल पेशेंट्स विद सिम्टोमेटिक सीओपीडी आर करंट और फॉर्मर स्मोकर्स। यानी कि जितने भी सीओपीडी के पेशेंट्स हैं या तो वो राइट नाउ स्मोकिंग कर रहे हैं या वो पहले स्मोकर्स रह चुके हैं। इन मैन हु स्मोक 1 पैक पर डे, यानी कि हर रोज एक डब्बी जो सिगरेट पीता है, 20 सिगरेट, ठीक है, पर डे, द ड्रॉप इन FEV1 पर ईयर वाज 9 ml मोर देन इन नॉन स्मोकर्स। यानी कि नॉन स्मोकर्स में जितना भी नॉर्मली हर एक में FEV1 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नॉन स्मोकर्स की निस्बत जो स्मोकर्स होंगे उनका 9 ml ज़्यादा डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, डस्ट, गैसेस, फ्यूम्स, उसके अलावा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी is an important protease inhibitor that usually prevent elastasis from causing lung destruction। ये प्रेजेंट नहीं है, प्रिवेंट्स है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पिक्चर दी है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, यानी कि ABGs अगर करेंगे तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होगी वो 90% से कम मिलेगी, नॉर्मली मोर देन 90% होती है, ठीक है। उसके बाद बैरल शेप चेस्ट मिलेगी, ठीक है। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर अगर उसका देखें तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेटरल डायमीटर। एसेसरी मसल यूज, यानी कि जो रिस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स होंगे, एलनएजाई मसल, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे कौन से चेस्ट के मसल्स हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहा होगा। एसेसरी मसल्स के नाम आप देख लीजिएगा। CV क्वाइट हार्ट साउंड्स, CVS में क्या होगा, हार्ट साउंड क्वाइट होंगी। क्यों क्वाइट होंगी, क्योंकि एयर जो है वो ट्रैप होती है लंग्स के अंदर। जब एयर ट्रैप होगी तो आपको मफल्ड हार्ट साउंड, यानी कि एक दूर से आती हुई हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है, क्वाइट सी। रिस्पिरेशन में क्या मिलेगा, डिक्रीज ब्रेथ साउंड, ब्रेथ साउंड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। वीजिंग, रोंकाई, क्रैकल्स, वीज मिल सकती है जब नैरो एयरवे से एयर गुजरे तो उसकी वजह से जो आवाज़ पैदा होती है उसको वीज बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद रोंकाई मिल सकते हैं, एक स्पेसिफिक साउंड है जो कि लंग से आएगी। क्रैकल्स मिल सकते हैं, यानी कि रोंकाई उस वक्त मिलेंगे, क्रैकल्स उस वक्त मिलेंगे जब एयर जो होगी वो फ्लूइड में से पास करेगी तो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है। जब एयर फ्लूइड में से पास करे तो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको क्रैकल्स बोलते हैं, ठीक है। लैब में हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज हीमोग्लोबिन HB, सॉरी, हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रेट जो होगा वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। एबीजीज में क्या मिलेगा, पीएच डिक्रीज होगी, इंक्रीज PCO2 यानी कि रिस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, केमिस्ट्री में इंक्रीज बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे, ठीक है। ब्लड की अगर बायोकेमिस्ट्री देखेंगे तो बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फ्लश आउट नहीं हो रही तो ब्लड के अंदर किस फॉर्म में मिलेगी, HCO3 की फॉर्म में। एम्फाइसीमा में आपको जो लंग्स का जो लेंथ है वो इंक्रीज मिलेगी। एक तो ब्लैक लंग्स मिलेंगे, जेट ब्लैक लंग्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसकी लेंथ होती है नॉर्मली ये 7th to 8th रिब तक होते हैं, 7th रिब तक होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एम्फाइसीमा इनकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ये काफ़ी नीचे तक आए हुए होंगे, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ COPD, लुक फॉर सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया, इसमें सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया के बारे में देखना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया क्यों होगा, जब हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। हाइपोक्सिया और साइनोसिस की वजह से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगी फ्रॉम द किडनीज। एरिथ्रोपोइटिन ने जाके क्या करना है, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कर देना है। एरिथ्रोपोइसिस जब स्टिमुलेट होगी तो आरबीसी ज्यादा मिकदार में बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आरबीसी ज्यादा मिकदार में बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो HB या हेमेटोक्रिट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जब HB इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन को पोलीसाइथीमिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। आरबीसीज की अगर जो तादाद है वो इंक्रीज हो जाएगी तो उसको पोलीसाइथीमिया का नाम दिया जाता है। सेकेंडरी क्यों कहा जाता है, सेकेंडरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सेकेंडरी टू COPD यानी कि किसी भी बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इसलिए सेकेंडरी बोला जाता है। Hematocrit more than 52% in case of males, hematocrit more than 47% in case of females, that is called polycythemia. Measure and alpha-1 antitrypsin level in all patients 40 years or younger, ठीक है। जो 40 ईयर या उससे कम एज वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल चेक करना चाहिए, और इन दोज विद फैमिली हिस्ट्री, और उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री आपको मिले, यानी कि उसके भाई को, उसके बाप को, उसकी सिस्टर को या उसकी माँ को, किसी को एम्फाइसीमा पहले था, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिकली ट्रांसफ्यूज होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, तो इसलिए उन लोगों में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल चेक करना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन सीन ऑन द चेस्ट एक्सरे, इसमें चेस्ट एक्सरे में आपको हाइपर इन्फ्लेशन नजर आएगी। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से आपको क्या मिलेंगे, एयर की वजह से एक्सरे में ब्लैक लंग नजर आएंगे, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेटेड की वजह से क्या होगा, इसका जो लेवल होगा वो नीचे चला जाएगा। बुल्ला सीन ऑन द चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन, जब आप बार बार इस तरह के एक्सरेज देखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे बुल्ला क्या है, ठीक है। आपको क्लियर कट बाउंड्रीज नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। CT में तो बहुत क्लियरली नजर आ जाता है अगर बुल्लाज हों, ठीक है। एयर स्पेसेस अगर बड़ी बड़ी बनी हुई हों तो सिटीज़ में आप CT के ऊपर आप इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। डायग्नोसिस ऑफ COPD, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे COPD को डायग्नोस करने के लिए। डिक्रीज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फॉर 1 सेकेंड, FEV1 इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। FEV1 बाय FVC रेशियो विल आल्सो डिक्रीज। इंक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े बुल्लाज बन गए हैं, एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और स्टे करेगी, इसकी वजह से टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल कैपेसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो एयर जो कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन लंग्स के अंदर जो रह जाती है, लंग्स के अंदर क्यों रह जाएगी, क्योंकि एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और उसके अलावा बड़े बड़े बुल्लास बने होंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस बनी होंगी, वहां से एयर ट्रैप हो जाएगी उस जगह पे और बाहर नहीं निकल सकेगी। जोर से सांस बाहर निकालने के बावजूद भी काफ़ी सारी एयर लंग्स के अंदर स्टे करेगी, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इस
कंडीशन में एम्फाइसीमा में क्या होगा, फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, जाहिर सी बात है इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ COPD। सर काफ़ी नहीं है ये सर, काफ़ी बस हो कर गया। रहे हैं, जी सर। चले ठीक है, हम ट्रीटमेंट इसका बाद में पढ़ेंगे। सही है।